सर्दी का मौसम जहाँ अपने साथ नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ लेकर आता है ना, वहीं सर्दियों में सर के बालों का गिरना भी एक अहम मसला तस्वुर किया जाता है। और रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 या फिर 100 तक बालों का गिरना ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस की वजह से नए बाल आते हैं और जो खाम बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपके नेचुरल बाल गिरने से ज़्यादा मिकदार में अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना, तो वो परेशानी का बायस भी बनते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन के हवाले से बात कर ली जाए तो ख़वातीन की खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा हमारे बाल ही होते हैं। और हमारे बाल अगर रेशमी हों, लंबे हों और मुलायम नज़र आएँ तो फिर ख़वातीन की जो खूबसूरती है, जो एतमाद होता है, उसको जनाब और भी चार चांद लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब घने बाल इंसानी शक्ल सूरत में खूबसूरती और कशिश में भी इजाफा करते हैं। और इसके बरक्स बालों का गिरना, कम हो जाना या फिर गंजापन मर्दों के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। और सर के बालों के गिरने से मर्द और ख़वातीन दोनों ही मुतासिर होते हैं और परेशान भी होते हैं। तो दोनों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ना, आज हमने अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात करवानी है कि बालों के गिरने को कैसे रोका जा सकता है, और जो डैंड्रफ हो जाती है और दीगर मसाइल कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ग़िज़ा खाई जाए जिससे बाल मजबूत हों, लंबे हों और ख़ूबसूरत हमारे दिखाई दें। आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब लाइबा इमरान हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और लाइबा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। दोनों ठीक ठाक होंगी और सर्दी इंजॉय कर रही होंगी आप दोनों ही। अच्छा जी, सबसे पहले लाइबा आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर्दियों का बड़ा ये टेंशन वाला माहौल होता है कि सर में इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है और बड़ा मसला होता है ये। तो मुझे बताइए क्या इसकी रीज़न क्या है कि हर किसी को ख़ासतौर पर सर्दियों में डैंड्रफ का मसला देखना पड़ता है? डैंड्रफ या स्क्री वगैरह इट इज़ लाइक वेरी कॉमन, और ये हर सीजन में होती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और डस्की सी एयर हो जाती है और हमारे बालों को ज़्यादा मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर्ड। बट बिकॉज क्योंकि सर्दियाँ हैं और हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हाइड्रेट नहीं कर रहे होते, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं दे रहे होते, सो दैट्स वाई डैंड्रफ, स्क्री और हेयर फॉल वगैरह सारे इश्यूज बढ़ जाते हैं। सही सही। तो ये क्या मतलब हम लोग गर्म पानी के साथ भी नहाते हैं, सर धोते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है? जी बिल्कुल, हम लोग ऑब्वियसली मॉइस्चर नहीं, बल्कि हम मॉइस्चर उनसे निकाल रहे होते हैं गर्म पानी इस्तेमाल करके। अच्छा। एंड वी नॉट ऑयलिंग इट प्रॉपरली, हाइड्रेट नहीं बॉडी को कर रहे होते। हमारी स्किन और बालों को ऑब्वियसली सेम लेवल ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, और बालों को तो बिल्कुल हम भूल ही जाते हैं, रैप कर लेते हैं, नहाते इतने इतने दिनों बाद हैं। सो ऑब्वियसली डैंड्रफ इज लाइक द कॉमन इशू, एंड हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा मोइना, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइए कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम होती है? ख़ासतौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं हमारे डैंड्रफ की वजह से, तो कौन कौन से फूड हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें खाना चाहिए? सबसे पहले तो मुनीबा अगेन वही कि कोई भी जैसा हेयर है, स्किन है, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि उसके लिए नंबर 1 बैलेंस डाइट है। जब भी आपकी नरिशिंग फूड्स आप कम ले रहे हैं ना, तो उस तरह से रीग्रोथ नहीं हो रही। अगर नेचुरल फॉल भी हेयर हो रहे हैं तो रीग्रोथ होनी चाहिए। तो बैलेंस नंबर 1 है। लेकिन कुछ फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे जो हमारा हेयर फॉलिकल जो कैरेटिन है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा है। उसमें एग, मीट, फिश ये सब बहुत आते हैं, और सर्दियों में तो ज़्यादा मौका होता है हमारे पास प्रोटीन इंटेक करने का। फिर विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो आपके सीबम प्रोडक्शन अच्छी करता है, वो आपको ये फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल से मिल जाता है। इससे विटामिन सी, फिर विटामिन ई की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो सीड्स और नट्स से मिल रहा होता है। तो ये है कि पूरा बैलेंस। अब आप देखेंगे कि लोग अक्सर कह रहे थे हम मल्टी विटामिन ले रहे हैं, आप कौन सा ले रहे हो? तो हम ये कहते हैं कि ये वही विटामिन हैं जो फूड्स में प्रेजेंट हैं। अगर आप डेली अपनी इंटेक ऐसी बैलेंस करते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों की टेंशन लेने की, क्योंकि जितनी आपकी हेल्दी बॉडी होगी ना, स्किन और बालों की वेयर एंड टीयर उसके हिसाब से होगी। ऑल्दो एक्सटर्नल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन डैमेज, एयर पोल्यूशन ये सब ख़राब करें, उसके साथ साथ इंटरनल केयर भी बड़ी ज़रूरी है। जब तक आपके इंटरनली आप अच्छे नहीं होंगे, आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, तब तक आपके आउटर लेयर जो है ना उसके ऊपर भी फिर डैमेज ही होंगे, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, आपके बाल भी ख़राब होंगे। अच्छा लाइबा, अगर हमारी डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है और पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या कोई एलर्जी हो सकती है हमारे सर पे, या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाए? एग्जैक्टली, आपका एक पूरा स्काल्प का एक सेक्शन क्लियर हो जाता है बिल्कुल, और आपको एक मेडिकेशन की प्रॉपर ज़रूरत होती है रादर देन होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ होती हैं, दे आर लाइक गुड एंड एसेंशियल, बट
स्लो प्रोसेस है. इट्स बेटर इन केस ऑफ दैट आप जाके प्रॉपर मेडिकेशन लो, बट इट इज़ लाइक कॉमन इशू दैट इज़ बीइंग फेस दीज डेज. और उसे एक्जिमा या और भी बहुत ज़्यादा फंगल इश्यूज हो जाते हैं स्काल्प पे. तो उसका क्या ट्रीटमेंट क्या है फिर उसका यही ट्रीटमेंट है कि जाके डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, लाइक प्रॉपरली हैव सम मेडिकेटेड थिंग एंड प्रॉपर मेडिकेटेड जेंटल शैम्पूज यूज़ करो, मॉइस्चर प्रोवाइड करो अपने बालों को, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा, या प्रॉपरली ऑयलिंग करो, मल्टी वाइटामिन अपनी प्रॉपरली लो, डाइट अच्छी करो, सो दैट वुड बी गेट क्योर्ड. अच्छा, एक्जिमा की जिस तरह आपने बात की है, ये एक प्रोसेस है, एक टर्म है कि आपके अगर बालों में हो जाता है तो इसका क्या फिर ट्रीटमेंट है? यही ट्रीटमेंट है कि आपने मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करनी है? एग्जैक्टली. फिर उसका यही है कि आप मेडिकेशन के थ्रू जाओ, प्रॉपरली एक मेडिकेशन को फॉलो करो ताकि उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व एंड सॉल्व हो जाए. लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मतलब मर्दों में भी है, ख़वातीन में भी है, और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता जाता है, गंजापन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है हेयर लॉस की वजह से. तो उसके लिए क्या आप कौन से ट्रीटमेंट, मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट भी हम लोग जाके कराते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट भी कराते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं जाके, तो उनमें से कौन सी ट्रीटमेंट हमें डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे लेने चाहिए? प्रोटीन इज़ लाइक द बेस्ट वन. या बोटॉक्स कर लो, लाइक हेयर बोटॉक्स या प्रोटीन ट्रीटमेंट, बिकॉज वो है कि उनमें स्टीम इंक्लूडेड होती है एंड यू कैन हैव इट लाइक ऑन वन पर्पज, लाइक हर मंथ में 2 दफ़ा बेशक ले लो, सो दैट्स लाइक अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि उसमें स्टीम इंक्लूड होती है, वो प्रॉपर मॉइस्चर हेयर फाइबर्स को फिल करता है. दैट्स बेसिकली रीफिलिंग ट्रीटमेंट. सो यू कैन हैव दैट, प्रोटीन या बोटॉक्स, नॉट कैरेटिन एक्सटेंसिव रीबॉन्डिंग नहीं, because they're like damaging और उनकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है. If you're facing dandruff, hair fall, तो I'll recommend not to go for extensive rebonding keratin, जो कि स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स आजकल लाइक आर्टिफिशियल हार्श केमिकल वाले. प्रोटीन जो ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं, लेकिन घर पे भी बहुत सारे प्रोटीन हम चीज़ें बनाते हैं, उस पर भी मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन अभी मोइना के पास जाऊँगी. मोइना, जैसे नट्स की बात हमने की है, फ़िश इसमें खाई जाती है ख़ासतौर पर सर्दियों में, ये हमारी बालों के लिए कितनी अच्छी है और इसकी भी क्वान्टिटी देखनी पड़ेगी कि हमने कितनी क्वान्टिटी में खानी है. भाई ये है तो बहुत अच्छे उन लोगों के लिए जिस तरह जनरल आप कहते हैं कि हमने अपना हेयर का अच्छा रखना है, लेकिन जहाँ आपने जैसे बात करी ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाता है. एग्जैक्टली हाँ. वहाँ पर हमें रूट कॉज ढूंढनी पड़ती है. जैसे आपने बहुत कॉमनली लो हीमोग्लोबिन हुआ होता है, HB कम होगी, सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो आपकी हेयर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग चीज़ कम हो गई. तो वहाँ पे फिर हमें सप्लीमेंट्स में जैसे आयरन ऐड करना पड़ता है. कुछ लोगों में बायोटिन कॉमनली होता है, वो हर कोई ले रहा होता है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि वो किसको ज़रूरत है, क्योंकि वो एक B विटामिन से आपको वैसे होल ग्रेन्स में और इस तरह से मिल रहा होता है. तो थोड़ा सा % जब बहुत ज़्यादा यानी पेशेंट कंप्लेन करे कि हमारा मैसिव हेयर फॉल है, रीग्रोथ नहीं हो रही, फिर हम उनके कुछ लैब्स या जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐड करते हैं. सही. अगर कैजुअली बात करें कि हर बंदे को क्या करना चाहिए, तो अगर वो अपनी डाइट में जैसे प्रोटीन की 1-2 सर्विंग्स ले रहे हैं, जैसे अंडा लोग अप्लाई भी करते हैं. एग्जैक्टली. तो उस तरह जैसे आप 1 एग अ डे ले रहे हैं, तो वो प्रोटीन आपको अच्छी खासी उससे मिल रही होती है. मिल्क ले रहे होते हैं हम, सीड्स नट्स की फॉर्म में. आजकल तो नट्स हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो वो अच्छा मौसम. या हम ना कहते होते हैं कि एक शॉर्टकट बना लें. अगर आप सारी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन A है, विटामिन C फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आप कोई स्मूदी बना लें जिसमें आप नट्स डाल लें, अच्छा, सीड्स ऐड किए, सारे फ्रूट्स ऐड किए, तो वो आप ना पर डे ले लें, ताकि आपको पक्का हो जाए कि ये रिक्वायरमेंट तो मेरी पूरी हो. फिर जिस तरह आपने एक लंच या डिनर में फिश या चिकन का इंटेक कर लिया, तो इस तरह आप वो जब चेक लिस्ट बनाते हैं ना कि सारे पूरे हो गए, तो आपका वो यानी ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं आता. लेकिन अगर आ गया है तो फिर डायग्नोसिस की तरफ जाना. लेकिन हम जब एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, मतलब भर भर कर हम अपनी, मतलब हम कहते हैं कि 1 रिस्ट हमने खानी है अपनी, कि हमारी फिस्ट होनी चाहिए 1 फिस्ट, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम पूरा बाउल खा जाते हैं, खाते रहते हैं, बातें कर रहे हैं और बातें की जा रही हैं और खाए जा रहे हैं. तो क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? क्या नुकसान इस तरह से है कि जैसे जो चीज़ें आपके वेट को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को तंग कर रही है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाती हैं ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा फैटी होती हैं. वो ऑब्वियसली फिर वही मसला आता है कि जो चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर रही है, फैट परसेंटेज ख़राब कर रही है, वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगी. आपने देखा है मोटापे के साथ हेयर फॉल हमेशा कॉमन होता है. हाँ, बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ. तो ना टू मच है और ना टू लेस है. आपने बस एक मॉडरेट चीज़ में रहना है और अपनी बैलेंस मेंटेन करना है. मतलब जिस तरह थोड़े से नट्स नहीं है, लेकिन फ्रूट्स भी जरूर ले लेने. नट्स अगर सॉल्टेड हो आपको डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं. सर्दियों में वैसे ही हमारी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है. तो अगेन वही चीज़ आती है कि आप इतनी अच्छी क्वांटिटी में रहें कि बैलेंस मेंटेन कर सकें, हर फूड को ऐड कर सकें.
तो गुड टू गो है। मतलब आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर लेना तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है, अफाका हो जाएगा। अच्छा लाइबा, जिस तरह मैं बात की थी कि हम घर में बहुत सारे टोटके करते हैं, जैसे मोइना ने बताया कि हम बालों पे अंडा भी अप्लाई करते हैं, दही अप्लाई करते हैं, मायनीज़ लगाते हैं, तो इस तरह के जो हम लोग टोटके घर पे करते हैं, क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है बालों की स्ट्रेंथ को या फिर हेयर फॉल गिरने को? कोई होता है, आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं? बिल्कुल, नेचुरल चीज़ तो फिर नेचुरल होती है ना। नेचुरल डाइट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा उसको वर्दी है। ऑब्वियसली नेचुरल रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा वर्दी हैं। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते टू हैव लाइक सैलून ट्रीटमेंट्स, तो वो होम रेमेडीज़ की तरफ ही जाते हैं। लाइक दे अप्लाई एलोवेरा या टी ट्री ऑयल या अंडा लगा लें या दही लगा लें, मायोनीज लगा लें, जैसे आपने कहा। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी वर्थफुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ऑयलिंग करने से भी बेहतर होती हैं चीज़ें, लेकिन ऑयलिंग भी ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए, मतलब ओवर नाइट नहीं हमें रखनी चाहिए। उसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयलिंग करोगे सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड एज वेल। लाइक आपके बालों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, तो आपके बालों का अपना बाल प्रॉबेबली सांस नहीं ले पा रहा होता। सो एक्सेस ऑफ दैट इज़ ऑल्सो बैड। और अगर आप ऑयल यूज़ कर भी रहे हो तो कोई माइल्ड ऑयल यूज़ कर लो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो। आजकल सरसों का तेल इज़ लाइक वेरी नॉट मच वर्दी, कि मतलब नकली होता है मोस्टली। यू कैन हैव लाइक कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल यूज़ कर लो, लाइक माइल्ड बेस्ड ऑयल यूज़ कर लो, ताकि आप उसको सिर्फ लगा लो एंड जस्ट गो फॉर बाथ, ताकि ज़्यादा हार्श भी ना हो एंड जम भी ना जाए स्कैल्प पे। क्योंकि सरसों का तेल आजकल मैं आई रिकमेंड कि ना ही यूज़ करे कोई, क्योंकि वो ज़रा थिक सा हो जाता है एंड जम जाता है आपके, और उतर निकलना में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? वॉश में निकलता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हैवी होता है ना, तो वो आपके ग्रीसी बाल ही रहते हैं जब आप नहा के भी बाहर निकलते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो कुछ ऑयल्स मिक्स करके भी लगाते हैं, तो उनकी क्वांटिटी भी देखनी होती है कि हमारे बालों का एक तो टेक्सचर किस तरह का है और हमें कितनी क्वांटिटी में लगाने हैं। एक ऑब्वियसली हर ऑयल का डिफरेंट पर्पस होता है। टी ट्री का अपना पर्पस है, रोगने बादाम का अपना पर्पस है, सरसों का अपना पर्पस है। तो जिसका आपको जैसे अकॉर्डिंगली आप चाह रहे हो कि आपको वो पर्पस ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप उस ऑयल की मिक्सिंग ज़रा ज़्यादा कर लो। लेकिन हाँ, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल, और आजकल लोग बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं और ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ऑयलिंग आप कितनी आइडियली बताओगे कि कितनी देर करनी चाहिए? देखो, सर्दियों में ज़्यादातर लोग नहाते नहीं है, लेकिन जब भी नहाने जाओ सिर्फ एंड्स पे तो लाजिम लगाओ ही लगाओ, ठीक है? लेकिन जस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक वुड बी दैट वुड बी परफेक्ट। अच्छा, बहुत ज़ोर से हम लोग चंपी भी करते हैं अपने सर की, क्या उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है? नहीं, दैट इज़ एक्चुअली गुड। बल्कि आपके बालों के अंदर आपके लाइक वो व्हाट डू वी से कि आपका स्कैल्प नरिश हो रहा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हेयर फॉल बल्कि कम होगा। अच्छा, सो इफ यू आर डूइंग ऑयलिंग सो चंपी इज वेरी कंपल्सरी। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने पूछा ना, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा जब हम हार्श चंपी करना शुरू हो जाते हैं ना, उसकी वजह से फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, कि हमारी जो स्कैल्प है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इतना ज़्यादा भी आपने अपने जो बालों को, स्कैल्प को मलना नहीं है, आराम आराम से मसाज करना है। आपने पागल नहीं हो जाना कि हमें अच्छी वाली चंपी चाहिए। अच्छा मोइना, न्यूट्रिशन के जिस तरह हमने बात की कि सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, अगर इनको भी बगैर किसी के पूछे बगैर, मतलब आप लोग जैसे हो, आप लोग सजेस्ट करोगे तो हम लोग खाएंगे। हम लोग देखा देखी भी खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसने बायोटिन शुरू कर दिया तो मैं भी बायोटिन शुरू कर दूंगी, लेकिन उसको क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से उसको सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन देखा देखी जो हम खाना शुरू कर देते हैं, क्या वो भी हमारी चीज़ों को बेहतर करता है या नुकसान की तरफ जाता है हमारा? अब डिपेंड करता है, बहुत कॉमन मसला है। आप देखिए प्रैक्टिस में तो मशवरा देते हैं ना, मुफ्त का मशवरा है, आप भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, और मान भी लेते हैं लोग। तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फिर कुछ देर इस्तेमाल करके फिर वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं आया, उससे आया था। हाँ, तो वो यही होता है कि हर बंदे का कोई जो इशू होता है ना, अंडरलाइंग इशू, वो डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी में बायोटिन की कमी हो, किसी में हमें जिंक ऐड करना पड़ सकता है, किसी में हमें प्रोटीन डाइट में ठीक करें तो काम सही हो सकता है, किसी में हमें ये विटामिन ए और ई ट्रीटमेंट साथ बढ़ाना पड़ता है। तो बस ऐसा ना करें कि देखा, उससे यही होगा कि आप डिसअपॉइंट होंगे कुछ देर। जिस तरह बी विटामिन है, बायोटिन का कोई ऐसा नुकसान नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन आप जब बहुत देर लेते हैं और आपको फ़र्क नहीं आता तो जैसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा प्रॉपर दिखा लें,
डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, साथ डाइटिशियन को इसलिए दिखाएं कि वो आपकी न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से बैलेंस आउट कर दे और सूटेबल सप्लीमेंट सजेस्ट कर दे। साथ एक्सटर्नल केयर करें। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी होती है जब हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं? ये हम डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे होते, विटामिन उस तरह से पूरे नहीं हो रहे होते, जैसे मैंने बताया विटामिन ए, ई इनका नहीं होता, जो सीबम प्रोडक्शन होती है वो नहीं ले रहे होते, हाइड्रेशन कम कर रहे होते। तो जैसे ही बैलेंस हिलता है ना, हमें जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए क्योंकि वो स्किन ऑयल्स के लिए अच्छा है, स्कल ऑयल के लिए अच्छा है, तो वो हम बिल्कुल ही कई दफ़ा नहीं ले रहे डाइट में पूरा। जिस तरह मेन समर सीजन में तो हम नट्स वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमारे पास ये 2-3 महीने फिश और नट्स लेते हैं, तो उनका मॉडरेट यूज़ करते रहें। प्रोटीन बिल्कुल, आपने देखा होगा लोग वैसे ही बस अंडा नहीं ले रहे, योक नहीं ले रहे, मिस कर जाते हैं, ज़्यादा फोकस रोटी चावल इन चीज़ों पे होता है। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन का चंक डेली बेसिस पे कम हो रहा होता है। तो जब इन चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है तो हेयर फॉल होना। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, मतलब जो अंडा नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, या फिर फिश का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये है कि डेयरी में बहुत अच्छी प्रोटीन है, योगर्ट और मिल्क की प्रोटीन बहुत अच्छी है। फिर कुछ वेजिटेबल प्रोटीन जिस तरह दालें वगैरह हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, और लेकिन फिर अगेन मिल्क में और योगर्ट में जो है, चीज़ में प्रोटीन है। बस ये है कि आप जब किसी से डिस्कस करते हैं ना, किसी प्रोफेशनल से, आप उसे बताते हैं कि मेरी प्रेफरेंस ये है, अवेलेबिलिटी ये है, बजट ये है, तो उसके हिसाब से वो आपको सोर्सेस बता ही देते हैं तंग हुए बगैर। जिस तरह हम ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, पर्सनल एलर्जीज और सारा कुछ, तो हर फूड का ना ऑल्टरनेटिव होता है। लेकिन वो हम समटाइम्स ना ऐसा करते हैं कि आयरन बढ़ाने के लिए फ्रूट का इंटेक बढ़ा रहे होते हैं, तो यानी वो आपको डिस्कस कर लेना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव क्या है, ताकि एक चीज़ छोड़ें तो दूसरी उसका जो है ना वो फुलफिल कर सके जो आपकी लैक हो रही होती है। अच्छा, बहुत से जो लोग हैं, इस पे पहले भी हमने मोइना बेतहाशा दफ़ा प्रोग्राम्स भी किए हैं, आपके साथ बात भी की है कि जो लोग डाइट करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट आता है कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल भी, मैं क्रैश डाइट अगैन, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम क्रैश डाइट मना करते हैं। क्या आपने फैट लूज करना है, आपने अच्छी हेल्थ, अच्छी स्किन, अच्छे हेयर सब कुछ लूज नहीं कर देना। तो क्रैश में ये होता है कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ये स्किप कर जाते हैं। फ्रूट्स में इवन आपने देखा होगा कीटो में आधे फ्रूट्स भी बंद हो जाते हैं, हाँ। और वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते उस तरह से, सिर्फ फैट ले रहे होते हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक है आपकी स्किन हेयर के लिए। फिर लॉन्ग टर्म आप देखें नरिश नहीं कर रहे, आपके अपने स्टोर्स ख़त्म हो रहे हैं बॉडी के, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान है। आप बैलेंस्ड डाइट लेते लेते कैलोरीज रिड्यूस करा लें जब आपने वेट कम। अच्छा, लेकिन आप जब हम छोड़ भी देते हैं ना वो डाइट, उसके बाद भी बाल गिरते रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना, डाइट करते हैं 2-3 महीने के लिए, और वो हम अपने इतनी देर अपनी चीज़ों को वो नहीं दे, हमें तो डेली रिक्वायरमेंट है। हम जब न्यूट्रिएंट्स का पढ़ रहे होते हैं ना, तो RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो हमें तो डेली चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों को जब बताए ना कि इतना कुछ खाना है तो वो फ्रीक आउट होते हैं, तो मैं कहती हूँ चले आप एक स्मूदी बना लें जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीड्स ऐड कर लें, ताकि आपको लगे चले मैंने ये चेकलिस्ट में पूरा कर लिया। तो जो डेली लेना है वो महीने के लिए नहीं ले रहे, तो फिर उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लाइबा आप पे भी इस बात पर आऊँगी कि जो लोग ये इस तरह का करके आते हैं और फिर आप लोगों के पास आते हैं, एक्सपर्ट के पास आते हैं कि भाई अब तो हमारे बाल बिल्कुल कम हो गए हैं, गिर गए हैं डाइट करने की वजह से, तो अब इसका कुछ कर लें, फिर आप लोग क्या करते हैं? हम उन पे हार्श केमिकल तो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट लूज मोर हेयर। ऑलरेडी हमारा काम होता है उनको और ब्यूटीफुल बनाना, उनके एग्जिस्टिंग बालों को या उनके अंदर थोड़े एक्सटेंशंस वगैरह ऐड करके और वॉल्यूमस करके उनको कोई प्रोटीन वगैरह ट्रीटमेंट्स अच्छे देके उनको ज़रा और ब्यूटीफुल बनाना। अगर वी मोस्टली रिकमेंड जस्ट टू वेट, अच्छा उनको एक ड्यूरेशन दो, एक अच्छा गैप दो, ताकि वो ज़रा हेल्दी हो जाएं, और फिर उसके बाद हम कुछ करें कि हम लोग इनको ज़रा ब्यूटीफुल की तरफ लेके जाएं, ब्यूटी की तरफ लेके जाएं। वी यूज़ केमिकल नॉट, क्योंकि बालों के लिए ऑब्वियसली इतना हार्श केमिकल होता है, लाइक डाइंग, कलरिंग, ट्रीटमेंट्स आर लाइक हार्श, वी कैन से इट्स लाइक नॉट हार्श, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है आफ्टर दैट। तो वी जस्ट रिकमेंड कि थोड़ा गैप लो, अगर आप चाह रहे हो कुछ तो थोड़ा सा जस्ट टेक अ सटल गैप इन बिटवीन। ठीक है जी। अब बालों के हवाले से आज हमने बात की है कि किस तरह उनको घने, लंबे और चमकदार बनाया जा सकता है थ्रू योर ट्रीटमेंट्स, और अगर आप अपनी फूड की और डाइटरी हैबिट्स अच्छी कर लेंगे तो आप अंदरूनी तौर पर भी अच्छे रहेंगे, और जैसे आपके हेयर, स्किन ये भी अच्छी रहेगी। तो हमारे साथ लाइबा इमरान हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, और मोइना बेग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। लाइबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोइना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।